तो आज के वीडियो में पार्ट 6 रिमोट पायलट लाइसेंस देखेंगे। पिछले वीडियो में रूल नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड था और पार्ट 5 में आता था। अब की हम पार्ट 6 पढ़ेंगे, रिमोट पायलट लाइसेंस, जो कि रूल नंबर 31 से शुरू होता है। तो रूल 31 है वो जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो जिसके पास भी रिमोट पायलट लाइसेंस है वही वैलिड होता है, मतलब जिसके पास वैलिड रिमोट पायलट लाइसेंस है वही ऑपरेट कर सकता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को। जिसके पास नहीं है फिर वो लीगल सा हो जाता है। फिर रूल 32 आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा जो भी रिमोट पायलट लाइसेंस है उस पे जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मेरे ख्याल से एक मिनट में दिखा देता हूँ ऊपर जो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, रूल नंबर 4 या 5 में था ये। कहाँ गया, कैटेगराइजेशन में जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था। तो ये चीज जो उसका लाइसेंस होता है, जो भी फ्लाई कर रहा है उसका जो लाइसेंस है उस पर ये क्लासिफिकेशन जो है अच्छे से मेंशन होना चाहिए कि वो किस क्लास का लाइसेंस लिया हुआ है। जैसे स्मॉल का है, मीडियम का है, तो उस पे उसका मेंशन होना चाहिए। तो यही क्लासिफिकेशन लिखा हुआ रूल 32 में कि ये मेंशन होना इम्पोर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है। एलिजिबिलिटी, रिमोट पायलट लाइसेंस पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो रिमोट पायलट लाइसेंस पाने के लिए जो एलिजिबिलिटी है रूल 33 के अकॉर्डिंग वो 18 से 65 तक की एज का होना चाहिए, मीन्स 18 साल से 65 साल तक की उम्र का होना चाहिए। दूसरा वो 10th क्लास पास होना चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा, और सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ अपना ट्रेनिंग सच मे बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर जनरल। जो भी आरपीटीओ है उस आरपीटीओ से सक्सेसफुली अपना जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट किया हो। तो ये 3 एलिजिबिलिटीज है। फिर आता है हमारा 34 प्रोसीजर कि रिमोट पायलट लाइसेंस पाने का क्या प्रोसीजर है। तो जिसको भी मन है, डिजायर है अपना रिमोट पायलट लाइसेंस पाने के लिए, फिर किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे सब कैटेगरी का हो या फिर किसी भी क्लास का हो, तो इसमें काफी कुछ नीचे दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें हमें, कैसे प्रोसीजर है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पास दैट, मतलब जो आरपीटी है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है और जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जो भी जिस भी कैटेगरी का है कि वो लाइसेंस ले जा रहा है तो आरपीटी उस कैटेगरी के लिए पहले तो ऑथराइज होना चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है ऑथराइज रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। और वो किस कैटेगरी, किस सब कैटेगरी और किस क्लासिफिकेशन का उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, तो वो पर्टिकुलर भी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी इंडिविजुअल है उस पर्टिकुलर आरपीटीओ से जिस क्लास का वो लेना चाहता है, जिस कैटेगरी का वो लेना चाहता है, वहां से वो पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा और फिर अपना एग्जाम पास करेगा। तो इसी का रूल 34 का सेकंड पार्ट कहता है कि जो विद इन 7 days ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब 7 दिनों के कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 7 दिनों के बाद, और अगर टेस्ट पास कर लेता है तो वो भी इंक्लूड होगा। तो मतलब ट्रेनिंग और टेस्ट पास कर लेने के बाद 7 दिनों के अंदर जो आरपीटीओ है वो फॉर्म D4 होता है, जो मैंने अभी नीचे में दिखा देता हूँ अभी फॉर्म D4 कैसा होता है। ये रिमोट पायलट लाइसेंस से ही रिलेटेड होता है और ये डिजिटल स्काई वेबसाइट पे भी ऊपर के ही पेज पे जो इंटरफेस होता है उस पर दिया हुआ है। तो ये जो आरपीटी होता है फिर वो फॉर्म D4 को फिल करके डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे, और फीस जो बताई गई है रूल 46 में ये फीस से रिलेटेड है। पिछले भी कई पार्ट्स में इस बार बार मेंशन हुआ है, ये आगे भी मेंशन होता रहेगा। तो फीस के फॉर्म D4 फिल करेगा आरपीटीओ फीस के साथ और वो सबमिट कर देगा डायरेक्टर जनरल को। तो ये डीजीसी है वो, ठीक है। The individual in respect of whom application has been made by the authorized RPTO training organization under the sub-rule 2 shall issued a remote pilot certificate through digital sky platform। जो थर्ड पॉइंट कहता है कि वो जो उसको आरपीटी उसका जो लाइसेंस है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे इशू हो जाएगा। जो डायरेक्टर जनरल है वो 15 दिनों के अंदर डेट ऑफ इशू फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द रिमोट पायलट सर्टिफिकेट इशू सब रूल 3 इशू द रिमोट पायलट लाइसेंस टू सच एन इंडिविजुअल थ्रू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। मतलब ऊपर दिया हुआ है कि ट्रेनिंग के 7 दिनों बाद आरपीटी जो है 7 दिनों के अंदर अंदर पहले तो फाइल करेगा, D4 भरेगा, फिल करेगा फॉर्म
और उसके बाद डायरेक्टर जनरल के पास 15 दिनों का टाइम होता है, वो 15 दिनों के अंदर किसी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिमोट पायलट लाइसेंस इशू कर देंगे। रूल 35 कहता है कि उसकी वैलिडिटी क्या होगी, जो हमारा रिमोट पायलट लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। तो जनरली जो वैलिडिटी होती है वो सिंपली होती है 10 साल। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है, मतलब एग्जाम में अगर पूछा जाता है या वाइवा में पूछा जाता है कि वैलिडिटी कब तक होती है, तो 10 साल बोला जाता है। और इसके अलावा देखा जाए तो 35 का ए पार्ट कहता है तब तक वैलिड होगा जबकि एनलिस्ट है आपका डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे। कहने का मतलब डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे जब तक आपका एनलिस्टेड है तब तक आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड होगा, अनलेस सस्पेंडेड और कैंसल्ड। अगर सस्पेंड या कैंसिल कर दिया गया है तो वो वैलिड नहीं होगा। और सॉरी, ये सेकंड पॉइंट है 35 का बी पार्ट है कि अनलेस सस्पेंड या कैंसिल नहीं हुआ है तो वो 10 साल तक वैलिड होगा। और फिर एक रिन्यूअल का प्रोसीजर है कि वही रिन्यूअल के प्रोसीजर में रूल 46 का फीस लगता है और फॉर्म फिल करके हम सबमिट करते हैं। तो हर 10 साल बाद जो है हमें वो डायरेक्टर जनरल जो है हमें 10 साल अगले 10 सालों तक के लिए लाइसेंस को वैलिड करते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड द होल्डर ऑफ द रिमोट पायलट लाइसेंस शैल अंडरगो सच अ रिफ्रेशर कोर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये अभी रूल उतना फोकस में नहीं है। सपोज करें कि कई लोग होंगे जो लाइसेंस ले लेते हैं और वो खाली बैठे रहते हैं और एक भी फ्लाई नहीं करते हैं और काफ़ी टाइम तक वो मतलब फ्लाई नहीं किए होते हैं, तो दिया हुआ है कि डायरेक्टर जनरल का भी टाइम टू टाइम उनका रिफ्रेशर कोर्स टाइप का ले सकते हैं कि वो चेक कर सकते हैं कि अभी भी आप उसको फ्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तब भी वो वैलिड, मतलब नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर वो वैलिडिटी आपकी सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं। फिर आता है कि रिमोट पायलट लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन लोग एग्जेम्प्ट होते हैं। रूल 36 कहता है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग लाइसेंस, किसको किसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपल सा चीज है कि इसमें दो दिया हुआ है। जो नैनो कैटेगरी है हमारी 5 कैटेगरी में से जो नैनो कैटेगरी है उसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और जो माइक्रो कैटेगरी है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन माइक्रो कैटेगरी जो है वो नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज हो, तो अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है। लेकिन अगर नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो माइक्रो में हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो दो आते हैं रूल 36 जो कहता है, पहला है उसमें कि नैनो, उसको नैनो कैटेगरी जो है हमारी उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और माइक्रो कैटेगरी अगर हम नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये था छोटा सा पार्ट हमारा पार्ट 6 रिमोट पायलट लाइसेंस। नेक्स्ट में हम देखेंगे पार्ट 7। एक मिनट में आपको पहले वो दिखा दूं फॉर्म D4 रिमोट पायलट लाइसेंस का। D3 तक मैंने पिछले पार्ट तक में दिखाया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर आता है हमारा D4 फॉर्म D4। ये है कि हाँ कि एप्लीकेशन फॉर रिमोट पायलट लाइसेंस टू बी फिल्ड बाय द RPTO। ये RPTO ही फिल करता है। रूल लिखा हुआ है रूल्स 34 एंड 35, 34 और 35 के हिसाब से। फॉर्म वही है जो मैं पीछे हर वीडियोस में बताते आया हूँ कि डिटेल ऑफ इंडिविजुअल हो गया, ट्रेनिंग डिटेल हो गया कि कहाँ से उसने ट्रेनिंग करा हुआ है, किस RPTO से करा हुआ है, और फिर कैटेगरी किस कैटेगरी का है, सब कैटेगरी का है, क्लास का है, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय द RPTO। जैसे हर RPTO एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब COC आपको प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्लीशन का, कि तो उसका एक सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो वो RPTO की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको फिल करके ये फॉर्म जमा करेगा। तो अगर आप लाइसेंस लेने के लिए हैं तो ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लाइसेंस लेने ही गए RPTO में तो RPTO आपको लाइसेंस देगा। फिर लास्ट में फीस डिटेल हो गया, सिमिलर जैसे पीछे भी सारे फॉर्म्स में दिया हुआ है। तो वही ट्रांजैक्शन नंबर और फी रिसीव्ड, लास्ट में डिक्लेरेशन एंड खत्म। तो ये था हमारा पार्ट 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।